नमस्कार। फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, बिना किसी बहुत महत्वपूर्ण कारण के घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रख रहे होंगे। पिछले एक सप्ताह के दौरान मित्रों ने कुछ मैं अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग करूं, और दूसरा एक सुझाव ये दिया है, रादर एक अपेक्षा की है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर मैं एक सेशन करूं। रेगुलर सेशन में तो मुझे लगता है मित्रों संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। यदि मैं रेगुलर सेशन में इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लूँगा तो थोड़ा कठिन जाएगा, इसलिए मैं अलग से इसका सेशन करने का प्लान कर रहा हूँ। शीघ्र ही आपको वीडियो बनाकर ग्रुप में पोस्ट करूँगा। पहला प्रश्न लेता हूँ, मयूरी पनात का है। मैडम का पूछना है, आर गूगल एड्स हार्मफुल? यस, मैनी टाइम्स। मैलिशियस कोडिंग्स होती हैं जो ऐड के पीछे, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती हैं और फिर आपको लिए हार्मफुल होती हैं। फाइल्स भी डिलीट करती हैं, आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी कर सकती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि कोई भी अननोन अनसॉलिसिटेड ऐड आप उसको डाउनलोड मत करें, उसको मत खोलें। एक प्रश्न का उत्तर पिछले बार देने में रह गया था समय की कमी की वजह से। एक मैडम है, उनके हस्बैंड ने उनके साथ चीटिंग की है। वो अपनी शादी के पूर्व की गर्लफ्रेंड के साथ चले गए हैं। मैडम के 2 बच्चे हैं। हस्बैंड काफ़ी पैसे वाले हैं, उनकी एक कंपनी थी जिसमें उन्होंने मैडम को पार्टनर बनाया था। मैडम की इच्छा के विरुद्ध, रादर उनकी नॉलेज के बिना, उनके फर्जी सिग्नेचर करके उन्होंने मैडम को कंपनी से बाहर निकाल दिया है। हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। मैडम को क्या करना चाहिए? मैंने मैडम आपको एक वकील साहब का नंबर दिया है, आप उनसे बात कर लीजिए। पेंडेमिक का जो लॉकडाउन था भोपाल में, वो अब ख़त्म हो गया है, वो आपकी मदद करेंगे। कोई आपसे फीस नहीं, नॉमिनल टाइपिंग वगैरह के खर्चे होंगे, फाइलिंग के खर्चे होंगे, आपसे वही लेंगे। हमारी टीम शैलेंद्र श्रीवास्तव से भी मैंने एक शिवा पटेल हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उनको कहा है कि आपसे फेसबुक पर नंबर लेकर आपसे संपर्क करें और कंपनी एक्ट में जो आपको गलत तरीके से निकाला गया है उसके संबंध में आपको मार्गदर्शन दें। कंपनी से किसी को इस प्रकार एक बार फर्जी सिग्नेचर से नहीं निकाल सकते हैं, उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, शेयर ट्रांसफ़र होते हैं, कंपनी का डाइल्यूशन होता है। कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए कंपनी में। वो उन्होंने दूसरा किसको बनाया है, किसकी सहमति से बनाया है, जिस डेट में आपको निकाला है उस डेट में आप कंपनी की डायरेक्टर थी तो आपके दस्तखत होना चाहिए। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कंपनी से इतने आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो मैंने अपने कोऑर्डिनेटर शिवा पटेल जी को बोला है, वो आपसे फ़ोन नंबर लेके आपके संपर्क में रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। अगला प्रश्न निश्चल मिश्रा जी ने पूछा है, हु इज़ द ओनर ऑफ फोटोज़ एंड वीडियोज़ पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया साइट्स लाइक गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर? आर वी ट्रांसफरिंग द राइट्स टू एसेंस as soon as we upload photos or videos to these platforms? देखिए, सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप कर रहे हैं, तो इसलिए आप अकाउंटेबिलिटी से नहीं बचते हैं, जिम्मेदारी से नहीं बचते हैं, ओनरशिप आपकी रहती है। लेकिन अगर आप उसको कॉपीराइट नहीं करें तो दूसरे लोग उसका उपयोग कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि आप उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालते हैं और उस पर कोई कॉपीराइट का कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो आप ओरिजिनल पोस्ट डाल रहे हैं उसके लिए अगर कोई ओमिशन, कमीशन या कोई भी उसमें आपत्तिजनक चीज़ है, कोई भी वायलेशंस हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि वो लीगली कितनी वैलिड है। कोई ऐसा तो नहीं आईटी एक्ट का कोई ऑफेंस बनता हो, और अगर महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स हैं तो आपको कॉपीराइट होना चाहिए। जैसे फ़ोटोग्राफी करते हैं कोई लोग तो उनका उपयोग ना हो पाए तो कॉपीराइट की तहत प्रोटेक्टेड होते हैं कि हमेशा आपका नाम चलेगा, वो आपके नाम से ही होगा। अगला प्रश्न प्रीति शुक्ला जी ने पूछा है,
Will cybercrime in coming years affect hackers' attack aimed at technological devices of the Internet of Things? सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। इंटरनेट नाम जुड़ा यानी इसमें इंटरनेट है। हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर है, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं एवरीडे यूज़ की थिंग्स में। अगर हम डिफाइन करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है इंटरकनेक्शन बाय इंटरनेट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस embedded in everyday objects, enabling them to send and receive data. इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप देखते हैं कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो जाती है, आपकी हेल्थ की, मेंटल फिजिकल हेल्थ की मॉनिटरिंग हो जाती है, आपके घर के जो हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हैं उनकी मॉनिटरिंग हो जाती है। आप अगर पहनने वाले इक्विपमेंट में देखें जिसमें एम्बेडेड हो सकता है चिप, ग्लासेस हैं, रिस्ट वॉच है या रिस्ट बैंड है जो फिटनेस की होती है, वाटर बॉटल है, इनमें हो सकता है फिट। घर के अप्लाइंसेस में, बल्ब में, टीवी में, फ्रिज में, माइक्रोवेव में, इन सब में फिट हो सकते हैं। यस, जहाँ कंप्यूटर है, नेटवर्क है, वहाँ हैकिंग संभव है, लेकिन क्योंकि बिग डेटा इन्वॉल्व होता है इसलिए इसमें हैकर्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट सोफिस्टिकेटेड लॉगरिथम्स डेवलप करना पड़ती हैं। जब इतनी अच्छी डेवलप होती हैं तो ही वो हैक कर सकता है। प्रीति शुक्ला जी ने अगला प्रश्न पूछा है, विच साइबर क्राइम टेक्निक इन ऑनलाइन बैंकिंग डू यू कंसीडर द मोस्ट डेंजरस? ऑनलाइन बैंकिंग में अभी तक सबसे ज़्यादा जिस टेक्निक का इस्तेमाल होती है फिशिंग, मैलिशियस एप्लीकेशंस, वायरसेस, ट्रोजन्स, की लॉगर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, आपके पासवर्ड को चोरी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैलिशियस कॉल्स आती हैं जिसमें आपसे पासवर्ड वगैरह पूछते हैं। इसका हम और डिटेल में आंसर देंगे। आगे एक प्रश्न आया है, लखनऊ से किसी ने पूछा है, उनके साथ चीटिंग हो गई, तो उनके केस को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपके प्रश्न का बाकी उत्तर हम उस प्रश्न के साथ जोड़ कर देंगे। अगला प्रश्न गिरीश साहू जी ने पूछा है, डियर सर, माई वाइफ फाइल्ड डाइवोर्स एंड नाउ आई नो दैट शी इज चीटिंग विद मी बाय हर एक्स बॉयफ्रेंड and her ex-boyfriend is also filing divorce from his wife. Is there something legally I can do? Her ex-boyfriend and my wife want to get married. How can I prove adultery? ये ज़रूर है, लॉ लेडीज़ के फेवर में होता है, लेकिन एक चीज़ जानिए, अगर वुमन एडल्ट्री में है तो वो अंडर सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का रूलिंग है। दूसरा, सेक्शन 13 फैमिली लॉ में जो होता है कि एडल्ट्री कैन बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो यदि आप उससे डाइवोर्स चाहते हैं तो एडल्ट्री एक बहुत अच्छा ग्राउंड है, वो आपको डाइवोर्स मिल जाएगी और आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका इसमें है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड की वाइफ से संपर्क करिए और वो यदि एडल्ट्री फाइल करती है उसके खिलाफ और वो अपने हस्बैंड के खिलाफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत IPC की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाती है तो कार्रवाई ज़्यादा अच्छी होगी। वो मेंटेनेंस भी क्लेम करेगी हस्बैंड के ऊपर और हस्बैंड ज़्यादा परेशान होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसकी जो आपकी वाइफ का बॉयफ्रेंड है उसकी वाइफ से कैसे संपर्क में आए, उसकी कैसी मदद से आप दोनों को मिलकर एक एक्शन प्लान डेवलप करना चाहिए। किसी अच्छे वकील से संपर्क करिए जो उसकी मदद करेगा, जिससे थ्रू आपकी मदद हो जाएगी। सीमा पवार जी पूछ रही हैं, हम महिला की मदद कैसे करें जब वह कम पढ़ी हो और काम करना चाहती हो? हम 18 साल की बच्ची को पढ़ाई के लिए भेजते हैं और वह गलती कर बैठती है,
हम बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएं जब हमारे पास साधन और सुविधा कम हो, और उन बच्चियों को कितनी आज़ादी दें जिनके माता पिता न हो। घरेलू हिंसा किस प्रकार से हल किए जाएं। आपके प्रश्न के बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट्स को लेता हूँ। पहला पार्ट है, हम महिला की मदद कैसे करें जब वह कम पढ़ी हो और काम करना चाहती हो। बहुत सारे एसएचजी होते हैं, सोशल हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जिनके माध्यम से आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करा सकते हैं और वो आय व्यय का साधन अपना डेवलप कर सकती हैं। कोई फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी नहीं होता है वोकेशनल ट्रेनिंग में, आप उस हिसाब से। और अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, इसमें और भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है कि किस तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग प्रमोट होगी, जिससे फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत ना पड़े और लोग काम पर लग जाएं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। दूसरा प्रश्न आपका पार्ट है, हम 18 साल की बच्ची को पढ़ाई के लिए भेजते हैं और वह गलती कर बैठती है तो हम क्या करें। 18 साल की बच्ची है या नाबालिग है, काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है, उसको समझाना पड़ता है शुरू से, उसको गुड टच बैड टच समझाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि बेटा अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अभी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। इकोनॉमिक सिक्योरिटी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। तो इसलिए उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी की दिशा में आप उसको डाइवर्ट करिए, उसका इंटरेस्ट डेवलप करिए, और काउंसलिंग ही मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ है, उसको समझा बुझा के ही सही रास्ते पर ला सकते हैं। अगला पार्ट है, हम बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएं जब हमारे पास साधन और सुविधा कम हो। 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 साल से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। तो अगर 14 साल तक का बच्चा है तो आपको वैसे भी कोई फीस नहीं देना है, उसमें कुछ भी नहीं लगना है। लेकिन अगर इसके लिए RTE एक्ट भी बना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना है, और सबको बाध्य किया गया है कि 6 साल से 14 साल तक फ्री एजुकेशन होगा सरकारी स्कूलों में, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। यदि 14 साल से बड़ा है बच्चा ब्राइट है तो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल सकती हैं, और अगर फिर भी ये नहीं होता तो बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं, मध्य प्रदेश सरकार की कई स्कीमें हैं, गांव की बेटी है, बेटियों के लिए है, SC ST के लिए है, हॉस्टल्स फ्री हैं, नवोदय विद्यालय भी चलते हैं, उनमें भी एडमिशन्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसमें ब्राइट बच्चे अपना एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स हैं, बाकी सपोर्ट सिस्टम है। अगला पार्ट है आपका, और उन बच्चियों को कितनी आज़ादी दें जिनके माता पिता ना हो। आज़ादी शब्द थोड़ा नेगेटिव है, ये कहें कि उन बच्चियों को कैसे गाइड करें कि वो अपना फ्यूचर ठीक से चुनें। एक काउंसलिंग से होता है, उनको समझाएं क्या अच्छा है उनके लिए, क्या उनका बुरा है, उनको भविष्य देखना है, और उस भविष्य के आगे 50 साल 60 साल 70 साल के लिए उनको अभी फाउंडेशन स्टेज है, अपनी फाउंडेशन कितनी मजबूत बनाना है, इस हिसाब से उनकी काउंसलिंग करें। घरेलू हिंसा के मामले किस प्रकार से हल करें। इसके लिए घरेलू हिंसा के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, या प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर इंक्वायरी करता है, अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट पुलिस को देता है, मजिस्ट्रेट को देता है, और वो लीगल एड भी उपलब्ध कराता है, मॉनिटरी हेल्प भी उपलब्ध करा सकता है, शेल्टर होम भी भेज सकता है, बहुत सारी ऐसी मेडिकल रिलीफ भी दे सकता है, और लीगल एक्शन पुलिस लेगी। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत डोमेस्टिक वायलेंस में कार्रवाई होना चाहिए। सकुमार जेंटलमैन अगले प्रश्न करता है, उन्होंने पूछा है, हाउ टू मेक जनरल पीपल अवेयर ऑफ साइबर लॉज। किसी चीज़ की भी अवेयरनेस छोटी छोटी फिल्म से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म से, एजुकेशन से, नुक्कड़ नाटक से, हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं, मॉडर्न मेथड हैं। पहले नुक्कड़ नाटक से, संगीत से, गानों से एजुकेशन डेवलप कर सकते थे। आपने देखा होगा कि आज़ादी के समय देश के लिए जब हम एक
समर्पण की भावना जागृत करते थे तो हम आज़ादी के गीत गाते थे। अब आज के ज़माने में साइबर क्राइम आ गया है, सबसे कठिन तो साइबर क्राइम है। तो इसके लिए छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, कोटेशंस का और प्रॉपर एजुकेशन, साइबर लॉज की जानकारी, स्कूल कॉलेज में सिलेबस में साइबर लॉज को ऐड करना, ये सब चीज़ें हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर लॉज के बारे में साइबर लॉज के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में जागरूक कर सकते हैं, जिससे वो साइबर क्राइम के विक्टिम ना बने। अगला प्रश्न प्रशांत मिश्रा जी ने पूछा है, सर आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग इनकाउंटर ऑफ विकास दुबे इन कानपुर। डू यू थिंक it is much needed for morale of police force and give a clear message to everyone that if you mess up with police directly then no one can save you। ये एक जनरल परसेप्शन है which many times is not true। ये ज़रूर है कि एक गुंडे का अंत होता है, समाज का एक माहौल बहुत अच्छा होता है, पब्लिक सपोर्ट करती है, पब्लिक चाहती है। एक्चुअली पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस पुलिस से बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। जब पब्लिक कंप्लेनेंट होती है तो चाहती पुलिस कुछ भी कर दे, जज का काम भी कर दे, मजिस्ट्रेट का काम कर दे, सबका काम कर दे, पुलिस कर दे सबका काम, और पुलिस को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर खुद विक्टिम होती है पब्लिक तो फिर कहती है नहीं, मेरे साथ मेरे मानवाधिकारों का हनन ना किया जाए और जितने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, जितने नियम कानून है, प्रक्रिया है, उनका पालन किया जाए। ये पुलिस से बड़ी डिफरेंट अपेक्षाएँ होती हैं। लेकिन पुलिस को हमेशा चाहिए, और जैसा पुलिस करती भी है, पुलिस एक लीगल फ्रेमवर्क में काम करती है। चाहे विकास दुबे हो या कोई और भी हो, जिसकी भी डेथ पुलिस कस्टडी में हुई, उसकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पर गाइडलाइंस जारी किए हैं कि अगर कोई कस्टोडियल डेथ होती है तो उसमें पुलिस के एनकाउंटर में हुई है तो मर्डर केस रजिस्टर होगा पुलिस के खिलाफ। उस मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी टीम के द्वारा होगा, चाहे वो सीआईडी की हो, चाहे एसआईटी बनाई जाए, जो उस एनकाउंटर में सम्मिलित नहीं होगी। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भेजना पड़ेगी, और ह्यूमन राइट कमीशन भी चाहे तो अपनी खुद की भी इंक्वायरी कर सकता है। तो पुलिस को ऐसा नहीं है कि किसी को कस्टडी में लिया और गुंडा है और गोली मार दी और पुलिस विल स्कॉट फ्री। लॉ सबके लिए बराबर है। पुलिस को भी उतना ही प्राइवेट डिफेंस है जितना कॉमन मैन को है। कॉमन मैन को भी अधिकार है, यदि कोई उसके ऊपर गोली चला रहा है तो उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर सकता है, एंड दिस इज़ नो ऑफेंस, कि अपनी जान को बचाने के लिए उसने उस पर गोली चलाई, ऐसा लॉ में प्रावधान है। वही अधिकार पुलिस को है। पुलिस को कोई एक्स्ट्रा अधिकार नहीं है कि पुलिस को शक्ल पसंद नहीं और पुलिस ने गोली मार दी और पुलिस बच जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पुलिस के ऊपर बहुत सुपरविजन होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है, हाई कोर्ट का होता है, मजिस्ट्रेट्स का होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का होता है, ह्यूमन राइट कमीशन हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यदि वीकर सेक्शंस का है तो SC/ST कमीशन है, महिला है तो महिला आयोग का है। बहुत सारे ऐसे कंट्रोल हैं पुलिस के ऊपर, एंड ओवरऑल प्रेस और पब्लिक का तो रहता ही है कंट्रोल। अगला प्रश्न प्रेरणा गुप्ता जी ने पूछा है, कैसे इंटरनेट में अपना प्रोफाइल हैक होने से बचें, कैसे अपने फ़ोटो को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखें इंटरनेट में, यदि हैक हो जाए प्रोफाइल तो क्या करें। प्रिकॉशंस ही लेना पड़ती हैं। सबसे पहले तो पासवर्ड बहुत डिफ़िकल्ट यूज़ करना चाहिए। अब आप किस सोशल मीडिया प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप देख लें कि जहाँ भी कर रही हूँ आपके अपने मोबाइल का फ़ोन टच स्क्रीन होना चाहिए जो आपके फिंगरप्रिंट से लॉक हो जाए। बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए आपको, या पैटर्न से लॉक करना चाहिए। फिर पासवर्ड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। इसकी पैराफ्रेजिंग करना चाहिए, वर्ड्स एंड सेंटेंस को मिला के अगर पासवर्ड बनाए तो गैस करना कठिन होता है। हम सामान्यतः डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इस सब पे बनाते हैं तो थोड़ा सा आसानी से खुल जाता है पासवर्ड। फिर एंटीवायरस और जो भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपडेटेड होना चाहिए। फायरवॉल्स से प्रोटेक्टेड होना चाहिए आपका सिस्टम। जब भी आप सिस्टम को स्विच ऑफ करें तो टर्न ऑफ करना चाहिए, टोटल चलता हुआ सिस्टम नहीं छोड़ना चाहिए। इंटरनेट पे पिक्चर सेव करने के लिए आप
इनक्रिप्ट योर डेटा कर सकते हैं। आपकी फाइल्स एंड फोटोग्राफ्स हैं उनको इनक्रिप्ट कर दीजिए, और इनक्रिप्शन डिक्रिप्ट थ्रो पासवर्ड ही होगा। आप उसको जैसे बहुत सारे इनक्रिप्शन एप्लीकेशंस होती हैं, स्टेगनोग्राफी होती है कि आप उसको इनक्रिप्ट कर दें या किसी के पीछे छुपा दें, तो जब आप स्टेगनोग्राफी टूल से ओपन करेंगे तो अंदर का मैटर सामने आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका बहुत ही सीक्रेट मैटर है, उसको आप इनक्रिप्ट करके ही रखिए। क्लाउड सर्विस भी आप इनक्रिप्टेड क्लाउड सर्विस लीजिए, जिससे क्लाउड में भी इनक्रिप्टेड रहे आपका डेटा। व्हाट टू डू वंस हैक्ड। अगर आप हैक हो जाते हैं, सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप अपना अकाउंट पे कंट्रोल वापस प्राप्त करें। आप पता करिए, आप सोचिए कि आपने क्या गलती की थी जिससे आपका अकाउंट हैक हो गया। इसके बाद आपको चाहिए कि आप तुरंत जो भी उससे कंसर्निंग है, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं तो आप जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको खबर करिए, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप सूचित करिए, अपने बाकी अकाउंट्स को सिक्योर करिए, उन बाकी अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज करिए तुरंत। नहीं तो आपके इस अकाउंट के थ्रू, क्योंकि कई बार लोग कॉमन पासवर्ड रख लेते हैं तो उन अकाउंट्स में भी जा सकते हैं। तो आपको बहुत सारी सावधानी बरतना पड़ेगी, सबको सूचित करना पड़ेगा कि आपका अकाउंट हैक हो गया है। उमेश पाटिल जी पूछ रहे हैं, सर these days a major racket is involved in creating fake profiles on social media for plasma donations. Sometimes they used to claim a fake list of plasma donors. Sir, in your opinion, why such criminals dare to do so in our country? Is it true that we lack rigidity and international standardization of cyber crime laws? Yes, आप सही हैं। साइबर क्राइम लॉज का इंटरनेशनली एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने साइबर लॉज बनाए हैं, बहुत सारे नहीं भी बनाए हैं। और जिस कंट्री में अगर साइबर का कोई लॉ नहीं है, उस कंट्री में आप अगर आरोपी को पकड़ भी लेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कंट्री में कोई साइबर लॉ नहीं है, इसलिए साइबर अपराध उनके यहाँ अपराध ही नहीं है। सबसे पहले आपको सोचना चाहिए आदमी अपराध करता क्यों है। आदमी अपराध करता है पैसे के लिए, नंबर 1। नंबर 2 दुश्मनी के लिए, नंबर 3 सेक्स के लिए, और नंबर 4 साइबर क्राइम आने के बाद से ज़्यादा बढ़ गया, पहले कम था, फॉर फन, मजाक के लिए, लोगों को परेशान करने के, हैरेस करने के लिए, दूसरों को हैरेस करते हैं, उनको मज़ा आता है। इंडिया में भी इस तरीके अपराध हो रहे हैं, प्लाज्मा के नाम पे, डोनर्स के नाम पे फर्जी अकाउंट्स क्रिएट करके, चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे ईमेल पे वो डोनेशंस लिए जा रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स का एक नॉर्मल क्रिमिनल के ऊपर एडवांटेज होता है, जैसे आप देखते होंगे कहीं पे चोरी होती है, सीसीटीवी में चोर की फ़ोटो आ जाती है। साइबर क्राइम में ऐसा नहीं होता है। साइबर क्राइम में एनोनिमिटी होती है, डेटा ट्रांसफ़र होता है बिट्स एंड बाइट्स में, इसका कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं। आप भोपाल में बैठे बैठे अमेरिका में ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, और अमेरिका वाला कई बार तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इन्वेस्टिगेशन ही उतना लोग परसू नहीं करते हैं। फिर स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ वेरी फास्ट। आप यहाँ अपने कंप्यूटर बैठे बैठे बटन क्लिक करेंगे, माउस क्लिक करेंगे और ऑफेंस अमेरिका में हो जाएगा। तो इसलिए ये सब कारण है जिससे साइबर क्रिमिनल्स इनका एडवांटेज ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट इनिशिएटिव टू एक्सटेंड योर हेल्प फॉर पीपल हु आर सीकिंग एडवाइस। थैंक यू वेरी मच। आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ टेक्नोलॉजी कंपनी, http://gorish.com, operational since 2010. Recently, one of my website was hacked and some content was added for which some other company had copyright. Hence, GoDaddy, that is my web hosting company, blocked my access to the server. I have following 2 questions where I am seeking your advice. पहला क्वेश्चन है, हाउ टू डील विथ व्हेन अ वेबसाइट इज हैक्ड एंड वेयर शुड आई रिपोर्ट सच इंसिडेंट। आपका पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहले
पहले तो आपको पता करना चाहिए कि आपकी क्या गलती थी या कैसे आपकी वेबसाइट हैक हुई। आपने कोई से पासवर्ड, कोई ऑपरेटर आपके पास आया था, उसने पासवर्ड शेयर किया था, क्या आपके उस पर कोई की लॉगर इंस्टॉल हुआ है, क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बग आ गया है, या एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर में कोई बग आया है, किसी ने इंस्टॉल किया है। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका सिस्टम हैक हुआ। इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे हैं तो आपको ये निकालना आसान होगा। बाकी आपकी वेब जो होस्टिंग कंपनी है वो भी इसमें मदद कर सकती है, नहीं तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से, टेक्निकल एक्सपर्ट से आप मदद लेके पता कर सकते हैं कि कैसे हुआ। उसके बाद इसको आपको तुरंत साइबर पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। आपको स्क्रीनशॉट्स लेना चाहिए, पूरे डिटेलिंग करना चाहिए, और उसके बाद साइबर पुलिस को FIR करना चाहिए। इसके बाद आपको जो वेब होस्टिंग कंपनी है, FIR के साथ में उसको रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। आपने अगला प्रश्न पूछा है एक्चुअली, आई हैव सेंट कपल ऑफ ईमेल्स टू GoDaddy फॉर अनब्लॉकिंग माई सर्वर so that I can take backup of my sites and they are not responding to my emails. It's been since 6 July. My server is blocked and my website are down and I am struggling to access my server so that I can download my backups. What should I do so that they at least give me my backups? GoDaddy is ignoring my emails completely. आप पुलिस में जो FIR कर रहे हैं, साइबर पुलिस में जो FIR कर रहे हैं, उसकी कॉपी के साथ में GoDaddy को आप कंप्लेन करिए और GoDaddy से कहिए कि आपका बैकअप डेटा दें, आपकी साइट को खोलें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, GoDaddy के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। बैकअप पे आपकी राइट है, बैकअप डेटा उनको देना पड़ेगा। अगला प्रश्न शिवराज ज्योति कुशवाहा जी का है। सर, एक समस्या है, जैसा आप मुझे आदेश दें। मैं मदद के लिए तैयार हूँ। वर्तमान में मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय के साथ जुड़कर कार्य कर रहा हूँ, सहारा साक्षरता संस्था के माध्यम से। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। भगवान आपका भला करे। मैं आपको एक केस देता हूँ। मैंने विदिशा का एक केस है, एक मैडम का केस है। उनको उनके हस्बैंड छोड़कर पहली पत्नी के पास चले गए हैं, जबकि उनसे वो डाइवोर्स कर चुके थे। मैडम की एक बेटी है और जिसका मेंटेनेंस भी वो नहीं दे रहे हैं, और उनके पास संपत्ति, वो अभी चले गए हैं, बाहर हैं। आप इस केस में मैडम से, मैंने मैडम को आपका नंबर दिया है, आप मैडम से बात करके और उनकी मदद कीजिए। तो आप मेरे को भी बताइएगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है, मैडम ने एक संस्था से बात की थी तो उन्होंने कहा इसको बेटी का भाग्य मानकर और आप केस को भूल जाइए। नहीं, बेटी ऐसे भाग्य नहीं मानेंगे, बेटी का हक है, उसको दिलाने का मैडम का कर्तव्य है। और आप सबका आप कर रहे हैं इतना अच्छा काम, उनकी मदद करिए। और क्योंकि पति मैडम का इसलिए छोड़कर गया था कि मैडम को बेटी हुई और पहली पत्नी से बेटा था। उन्होंने कहा बेटी हुई है, भाग्यशाली नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं। इसको हम इग्नोर करने लगेंगे तो बेटियां हमारी सभी अभाग्यशाली हो जाएंगी। इसलिए ऐसे केस को तो हमको अंत तक लड़ना चाहिए और हमेशा बेटी को, हमें फादर के ऊपर एक प्रूफ करना पड़ेगा कि अभागा वो है, बेटी नहीं है, और हमें उसको अंत तक केस को ले जाना चाहिए। आप कुशवाहा जी मदद कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगला प्रश्न गोलू सिंह जी ने पूछा है। सर, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, कलकत्ता की कंपनी है। मई, जून एंड जुलाई की सैलरी नहीं दी है, ना ही फ़ोन पिक कर रहे हैं, क्या करूं? प्लीज़ एडवाइस। पहली चीज़ तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप स्वयं अपने को एग्जामिन करिए कि क्या आप वर्क फ्रॉम होम पर थे, आप कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे गाइडलाइंस आए हैं कि पूरी सैलरी दी जाए, आधी सैलरी दी जाए। आपकी प्राइवेट कंपनी है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ ने कोविड-19 की वजह से कुछ परसेंटेज सैलरी का काटा है। आप उनसे पूछिए कि किस कारण से काटा है। दूसरा, आप उस कंपनी में आगे काम करना चाहते हैं या नहीं। अगर काम करना चाहते हैं तो एमिकेबली उनसे रिक्वेस्ट करके सॉर्ट आउट करिए। कोई एक कंक्लूजन पे पहुंचिए कि
दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। अगर पूरी नहीं तो आधी इतनी सैलरी तो मिल ही सकती है। और अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं, उसमें काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। आपको आपकी सैलरी जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा विद इंटरेस्ट मिल जाएगी। सुरेश गोंडोलिया जी पूछ रहे हैं, प्लीज़ व्हाट फॉर पुलिस ब्रूटलिटी with poor and illiterate people. So many laws and rules but not change in practical behavior. बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। आपने बहुत सुरेश जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। कई बार देखने में आता है कि गरीब के लिए कोई कानून नहीं होता, ऐसा पब्लिक मानती है। हमने भी कई बार अपने सेवा काल में देखा है कि गरीब की पिटाई भी हो जाती है, गरीब बंद भी हो जाता है, केसेस भी गलत हो जाते हैं। कई बार लोग गरीब नौकर को बंद करा देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना है कि जब भी किसी सीनियर ऑफिसर के, और मैं तो कहूँगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के नोटिस में ये आता है, तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है। धीरे धीरे ये प्रथा कम हो रही है, लेकिन हाँ, एक अभी भी है। हम ये नहीं कह सकते, भले ही अगर एक हो, 100 में से, 1000 में से एक हो, तो भी ये नहीं होना चाहिए। एक भी होना गलत है। और गरीब के लिए तो पुलिस होती है, गरीब की तो मदद करना चाहिए। इसके लिए पुलिस में सबऑर्डिनेट स्टाफ की ट्रेनिंग भी होती है, सेंसिटाइजेशन कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन फिर भी अभी ऐसे केसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट इतना श्योर है, अगर सीनियर ऑफिसर्स के ध्यान में आता है तो फिर ऐसी कार्रवाई नहीं होती, और सीनियर ऑफिसर इसमें जो पुलिस वाला गलत कार्रवाई करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अगला प्रश्न है सुशांत सिंह राजपूत जी के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। सर, कैन यू से वाई मुंबई पुलिस इज बिफूलिंग कॉमन मैन एंड फादर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत मर्डर्ड बाई हाई एल्टीट्यूड पॉलिटिशियंस एंड देयर टेंटिकल्स? वाई CM Maharashtra not transferring the case to CBI along with murder of sadhus, doctors, advocates ऑफ पालघाट? पहली चीज तो मैं बताऊं, इस क्वेश्चन प्रश्न पूछा था और आज की तारीख तक बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने उस पर काउंटर फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। बिहार में ऑलरेडी एक केस रजिस्टर हो गया है। बिहार के केस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CBI को ट्रांसफ़र कर दिया है। CBI ने अपना बिहार के केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। इतने डेवलपमेंट्स अभी हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि आपने पूछा कि CBI को क्यों नहीं दे रही महाराष्ट्र पुलिस, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। CBI को केस जाता कैसे? पहले तो पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इन्वेस्टिगेशन पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट एक कंसेंट देती है, जनरल या स्पेसिफिक, एक्चुअली CBI वर्क्स अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके तहत कार्रवाई करती है CBI। तो सेक्शन 6 है इस एक्ट का, जिसमें कहा गया है कि स्टेट में काम करने के लिए स्टेट का कंसेंट जरूरी होता है। कई बार स्टेट पुलिस सोचती है कि हम खुद कॉम्पिटेंट हैं और CBI को केस ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि हमारी कॉम्पिटेंस पे संदेह उठ रहा है या हमारी निष्पक्षता पे है। तो सामान्यतः स्टेट गवर्नमेंट्स हेजिटेंट होती हैं केस देने के लिए। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बिहार में केस रजिस्टर्ड है। महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र में मर्ग कायम है। CRPC के तहत अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर्ड है, जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर उसके कंप्लीट होने पे 174 CRPC में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस उस पर बनती है तो फिर उसमें FIR हो जाएगा 154 CRPC के तहत और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। वो अपना केस कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्रेस्टिज की बात होती है कि हम अपना केस क्यों दें, हमारे ऊपर संदेह क्यों, इस बात के लिए उन्होंने। लेकिन इसमें देखने की बात यह है, सबसे पहली चीज़ ज्यूरिसडिक्शन होता है कोर्ट का। पुलिस अपने आप में सब कुछ नहीं होती है। ऑफेंस कहाँ पे हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मैं भी इसका इंतज़ार कर रहा हूँ
कि सुप्रीम कोर्ट से क्या रूलिंग आती है, या केस के कंप्लीशन पर यदि कोई ऑफेंस बनता है तो चालान किस कोर्ट में पेश होता है, क्योंकि कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन से बंधा होता है। और अगर बिहार में प्लेस ऑफ ऑकरेंस निकलता है तो बिहार में चालान होगा केस का, अगर महाराष्ट्र में प्लेस ऑफ ऑकरेंस बनता है तो महाराष्ट्र में चालान होगा केस का। महाराष्ट्र में अगर स्टेट गवर्नमेंट का कंकरेंस नहीं है तो सीबीआई महाराष्ट्र में चालान कैसे पेश करेगा, कोर्ट से क्या रोक होंगे, ये अभी इस केस में बहुत कुछ होना बाकी है, इसलिए मैं इस लेवल पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगला प्रश्न माइकल तिवारी जी ने पूछा है, सर आई वॉज चीटेड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी हु वर गिविंग लोन, they had taken 3,200 as agreement charges, then as I paid them they were asking 3 months EMI in advance, that was 27,000. When I refused to pay that amount they started talking roughly. ये ऑफेंस है, ये चीटिंग है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, आप FIR कराइए उनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में जाइए, आपको ब्याज सहित आपका पूरा पैसा मिलेगा। इसको छोड़िए मत, ऐसे बहुत सारे चीटर्स होते हैं। और ये कोई नहीं होता है कि आप अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप मान के चलिए, कभी ऐसे झांसे में मत फंसिए, कभी ऐसी गलतियां मत करिए। और लोग भी जो सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि लोन लेने के लिए या कहना चाहिए कि लॉटरी पाने के लिए, कि लॉटरी निकली आपकी, आपको रजिस्टर करना है, इतना पैसा जमा कर, ऐसे मैंने बहुत सारे अपने सर्विस टाइम में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। इवन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें फंस जाते हैं कि उनके पास ईमेल आता है कि आपको लॉटरी निकली है $1 करोड़ की, और आप उस लॉटरी लेने के लिए आप 35,000 रुपये जमा कीजिए इस अकाउंट में, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिससे आप एंटाइटल हो जाएं। कई बार ऐसा भी आता है कि कोई व्यक्ति की विदेश में डेथ हो गई है और उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, मैं आपका वकील बनना चाहता हूं, आप मेरी फीस भेजिए, आपको इतने लाख मिलेंगे, और बाद में उसमें से हम इतना नेचुरल स्टोरी बनाते हैं कि आपको लगता है सही है, बट सही नहीं होता है, चीटिंग होती है। आप तिवारी जी इसमें FIR कराइए थाने में ज़रूर कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, आपके पास पूरे डिटेल्स होंगे, आपका पैसा ब्याज सहित वापस मिलेगा। आप कंज्यूमर फोरम में जाइए, आप सिविल सूट फाइल करिए, जरूर लड़िए केस को, भले ही 3,200 ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन आपको इनको सबक सिखाना चाहिए। विश्वास थानेदार जी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, सर आई एम मेंटली हैरेस्ड, टॉर्चर्ड, discriminated, humiliated and victimized in Gujarat State Petroleum Corporation Limited, a government of Gujarat. I was admitted in MSc Technology in IIT Dhanbad in scheduled caste quota. GSPC has recruited me and ISM campus placement. After all, my colleagues who joined after me in GSPC are promoted in every 3 to 4 years interval. But I was discriminated and was not given a single promotion in 12 years of service in GSPC. A group of people are involved in such harassment to me. Recently, GSPC seized my service and transferred a group company, Gujarat Gas, with further probation, 2 days service break, and Gujarat Gas is considering my service as a fresh recruitment. GSPC asked me to encash my gratuity, PF, EL. I asked the reason for transfer and why my service is seized. GSPC management ignored me and not giving me any reply. What should I do, sir? आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, एक हेड ऑन ले सकते हैं आप हायर अप से, आपके पास आप वीकर सेक्शन से हैं, आप SC/ST कमीशन में जा सकते हैं, लीगल रिपोर्ट्स ले सकते हैं, आप SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ केस रजिस्टर करा सकते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेट किया है, आपको पूरा एविडेंस देना पड़ेगा। ये तो हेड ऑन लेना हुआ। इसमें हो सकता है कि वो आपको टोटली टर्मिनेट कर दें, अपने केस को डिफेंड करें, आपके खिलाफ कुछ फाइनेंशियल चार्जेस लगाएं, फैक्ट्स
इकट्ठे करें जो आपके वायलेशंस हों या ना हों, जिसको वो प्रूव कर सकें एज एविडेंस, वो आपसे टोटल हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि कानून SC/ST कमीशन और एक्ट आपका मदद करेगा। दूसरा है, आप एमिकेबली सीनियर मोस्ट ऑफिसर से मिलिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, चाहिए बताइए, अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हुई हो, कंडक्ट रूल्स का वायलेशन हो, उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए, तो आपको नौकरी बची रहेगी और एक अच्छे माहौल में आप नौकरी कर सकेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको हेड ऑन लेना है या आपको एमिकेबली जॉब में आगे बढ़ना है। आप ये देख लीजिए। आप ब्राइट हैं, आप धनबाद से किए हुए हैं, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको दूसरी जगह नौकरी मिल सकती है। आप इसका क्लेम कर सकते हैं, अपना बैकडेट से जो भी आपके एमोल्यूमेंट्स हैं वो आप इनको ले सकते हैं, रेमनरेशंस ले सकते हैं, आपको पूरे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न मोहम्मद मुजफ्फर जी ने पूछा है, आई हैव बीन टॉर्मेंटेड बाई अपलोडिंग दी पिक्चर्स, ये जम्मू कश्मीर से पूछा है इन्होंने, ऑफ अननोन गर्ल्स। आई रिक्वेस्टेड साइबर पुलिस हेयर बट नो एक्शन। पहली चीज़ तो किस साइट पे या किस प्रोफाइल पर, आपकी किस प्रोफाइल पर अननोन गर्ल्स के फ़ोटो अपलोड हो रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑफेंस 2-3 कारण से हो सकते हैं। दिस इज़ सर्टेनली या तो दुश्मनी से है या आपको हैरेस करने के लिए है। आप जरा देखिए कि आपकी किससे दुश्मनी है या कौन आपसे मजाक कर रहा है, लेकिन रिपीटेडली कर रहा है। दोस्त रिपीटेडली मजाक नहीं करता है तो कोई ज़रूर आपसे चीटिंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। जिस नंबर से भी ये आ रहे हैं आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। आपकी साइट पे आ रहे हैं आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। फेसबुक में है अनफ्रेंड कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। आपको व्हाट्सएप पे हैं, मोबाइल पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, आप इनको सबको ब्लॉक करिए, उनके नंबर्स ब्लॉक करिए जिससे आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स लीजिए और पुलिस में कंप्लेन आपने की, आप कह रहे हैं कि पुलिस, साइबर पुलिस ने कुछ नहीं किया, आप SP और IG से शिकायत करिए। आपको ज़रूर मदद मिलेगी। सीनियर ऑफिसर से मिलिए, आप बताइए ये गलत है, लेकिन आप ब्लॉक कर देंगे तो कम से कम फर्दर आना तो बंद हो जाएगा। श्रीकांत जी पूछ रहे हैं, हाउ अ पुअर पर्सन कुड गेट अर्निंग टू पुल हिज न्यूक्लियर फैमिली। ही हैज़ अ शॉप बट नो फंड टू परचेज गुड्स फॉर सेल। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम है, लोन स्कीम्स हैं। आपके पास शॉप है, पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से भी लोन ले सकते हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हैं, आप उनको एक्सप्लोर करिए। आप जिस स्टेट के, मध्य प्रदेश में बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं, आप जिस स्टेट के हैं वहाँ की देखिए गवर्नमेंट की क्या सब्सिडीज़ हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। आप उन सब्सिडीज़ में अप्लाई करिए। आपके पास अपनी दुकान है, आपको लोन लेकर अपनी दुकान चलिए, आपको चलाइए। मेरे ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मयंक पचौरी जी पूछ रहे हैं, 2D गेटवे था तो मानते थे कि सिक्योरिटी लो थी, बट अब 3D गेटवे है लगभग सभी साइट्स पर, सिक्योरिटी भी बढ़िया है, बट अब लोग ही पढ़े लिखे होकर भी OTP बता देते हैं लालच में आकर। आपने एकदम सही चीज़ कही, लोग OTP बता देते हैं लालच में आकर। आपने क्योंकि 2D सिक्योरिटी और 3D सिक्योरिटी की बात की है, मैं अपने बाकी दर्शकों को बता दूं कि 2D सिक्योरिटी क्या होती है और 3D सिक्योरिटी क्या होती है। 2D सिक्योरिटी पेमेंट गेटवे होती है जिसमें क्रेडिट कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट होती थी। अब 3D सिक्योरिटी हो गई है, 3D पेमेंट गेटवे हो गई है जिसमें क्रेडिट कार्ड और एक्सपायरी डेट के अलावा क्रेडिट कार्ड का ID और पासवर्ड, जिसको आप OTP भी मानते हैं, आपके पास आता है, वो भी मैंडेटरी हो गए हैं। जब आप कोई शॉपिंग करते हैं तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, JCB कार्ड्स, ये सब में आपसे OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पर, आप OTP शेयर करते हैं। ये केवल लालच है और कुछ नहीं है। अपने को लगता है कि कोई फ्री में मिल रहा, ये मान के चलिए दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। लॉटरी भी जो निकलती थी वो भी बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करती है। 1 करोड़ इकट्ठा किया, 50 लाख लॉटरी में लोगों को बांट दिया, 50 लाख उसकी प्रॉफिट होती है। तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है। सट्टा होता है, जुआ होता है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है।
और हमेशा इसमें ज़्यादातर लोग लूज़र होते हैं। तो लालच में मत आइए, इससे बचिए। ये मान के चलिए हमेशा कि आपकी मेहनत की कमाई ही आपके साथ होती है। लालच में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। अगला प्रश्न श्रीकांत जी ने ही पूछा है। माई डॉटर इन लॉ वॉज चीटेड and her entire bank account balance was drawn. FIR was lodged in cybercrime branch at police station Lucknow, but nothing has been reported so far. श्रीकांत जी, अभी 6 तारीख को ही मैंने पढ़ा था कि लखनऊ में हजरतगंज पुलिस स्टेशन ने और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने मिलकर जमतारा और देवघर झारखंड के जो विलेजेस हैं वहाँ की एक गैंग पकड़ी थी जो ऑनलाइन फ्रॉड्स करती थी, चीटिंग करती थी और लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लेती थी। इसको पकड़ी है। किसी ने रिपोर्ट की थी कि उसके अकाउंट से 53 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। लखनऊ पुलिस ने बहुत मेहनत की। हजरतगंज पुलिस को, साइबर पुलिस को बधाई बहुत बहुत, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस टीम के 9 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं और बाकी कुछ फरार हैं। काफ़ी प्रॉपर्टी भी जब्त की है। इन्होंने कई केसेस निकाले हैं। इंटरनेशनल गैंग थी चीटर्स की। ये किस तरीके से ऑफेंस करते थे इसका भी उन्होंने खुलासा किया। आप क्योंकि लखनऊ के हैं, आप हजरतगंज पुलिस स्टेशन में संपर्क करिए, आपको डिटेल्स मिलेंगे। हो सकता है इसी गैंग ने आपके साथ चीटिंग की हो, आपके केस का भी खुलासा हो जाए। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी साइट पे आस्क शैलेंद्र श्रीवास्तव पर हमने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने दर्शकों को सजग करने के लिए। नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज चल रही है जमतारा, जिस पर किस तरीके से बैंकिंग फ्रॉड्स लोग करते हैं। एक अंकल जी का दिखाया कि उनकी पेंशन थी तो उनको ऑफ़र देते हैं कि आप वैल्यूएबल कस्टमर हैं, बैंक की तरफ से फ़ोन जाता है और आपको, आपकी पत्नी के साथ हमको ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, तो आप अपना फटाफट क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए, आपके नंबर पे एक OTP आ गया है, आप OTP दे दीजिए हमको और उसका पूरा का पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज़ की शॉर्ट फिल्म्स नेट पे अवेलेबल हैं, आप देखिए और इनसे सबक लीजिए। सभी को देखना चाहिए। साइबर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से अपने को साइबर ऑफेंसेस का विक्टिम होने से बचाएं। अगला प्रश्न अशोक निगम जी कर रहे हैं। हाउ इट्स साइबर क्राइम कंसिस्ट इमोशनली ब्लैकमेलिंग ऑल्सो रिस्पेक्टेड सर। निगम साहब, आप सही कह रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग तो होती ही है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है साइबर क्राइम के साथ में। साइबर क्राइम एक्चुअली 2 तरह का होता है। एक प्योर एंड प्योर कंप्यूटर क्राइम होता है, दूसरा ट्रेडिशनल क्राइम कमिटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट है, जिसे साइबर है प्रिवलेंट। दुश्मनी में करते हैं और लोग फन के लिए करते हैं। अगला प्रश्न गोविंद सिंह जी जोनवाल पूछ रहे हैं। एक और मामला है सर, ताजपुर गौरी, यहाँ पर एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या कर दी जाती है और फिर उसके बाद रचा जाता है षड्यंत्र। मौका स्थल पर एक मोटरसाइकिल मिलती है। मोटरसाइकिल मिलने के बाद वहाँ मोटरसाइकिल चोरी की निकलती है। जब उस मोटरसाइकिल की जहाँ चोरी हुई थी वहाँ आवेदन दिया था, मगर वहाँ आवेदन में वहाँ का कोई लेखा जोखा नहीं मिलता है। उस थाने में कोई चोरी की शिकायत नहीं है। कोर्ट में उसकी चोरी की शिकायत पर उसको जमानत मिल गई, मगर शिकायत थाने में दर्ज नहीं हुई। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में एक बेगुनाह जेल के अंदर चला गया। उसे पैसे का लालच देकर उस आदमी को फंसा दिया जाए। उसने सारा गुनाह अपने कबूल कर लिया, मगर किसी और ने किया था और पास कोई और गया। थाना प्रभारी और मुजरिम ने मिलकर यहाँ सारा षड्यंत्र रचा। अगर इसकी जांच हो तो जिसने राष्ट्रीय पक्षी की हत्या की थी वह आदमी खुले में घूम रहा है, क्योंकि बहुत पैसे वाला है, बहुत ऊपर तक पहुँचे, इसलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। आप कभी मुझे अपना मोबाइल नंबर देंगे तो मैं आपसे पूरी सबूत उपलब्ध करा दूंगा, थाना प्रभारी से भी बात करवा दूंगा और जहाँ से यह कांड हुआ है उसकी जानकारी
आपको दे दूंगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या करना बहुत गलत है, उसका शिकार करना गलत है, लेकिन अपराधी हमेशा अपने लिए कोई ना कोई बचत करता है जिसमें अपने पीछे सबूत ना छोड़े, इसलिए उसने चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। गलत आदमी को फंसाया गया और इसमें आप कहते हैं कि थानेदार मिला हुआ है और दूसरी तरफ ये है कि थानेदार से बात करवा सकते हैं, तो दोनों चीज़ें थोड़ी सी विरोधाभासी हैं, इसलिए कोई औचित्य नहीं है मेरे द्वारा थाना प्रभारी से किसी बात करने का। इसमें मेन कारण तो सबसे बड़ी चीज़ जो बनती है वो ये बनती है कि मेनका गांधी जी की एक फाउंडेशन है। एक तो आप एसपी से या आईजी से उस एरिया की शिकायत करिए, सीनियर ऑफिसर्स को, वो जरूर इसकी कॉग्निजेंस लेंगे, और अगर वो भी नहीं लेते हैं तो माननीय मेनका गांधी जी की एक फाउंडेशन है, पीपल फॉर एनिमल फाउंडेशन, ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग भी जब जिलों में रहे तो हमने देखा कि एक एक ऑफेंस पे मेनका गांधी जी का स्वयं फ़ोन आ जाता था कि ऐसा कैसे हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, वो कॉग्निजेंस लेती थी, लेटर लिखती थी। तो ये फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आप इसमें उनको कंप्लेन करिए। उनकी फाउंडेशन का एड्रेस है www.peopleforanimals.india.org। उनके घर का पता भी आपको नेट पे मिल जाएगा, उनका ईमेल एड्रेस भी gandhim@nic.in उनका ईमेल एड्रेस है। आप पूरा एविडेंस उनको भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके नोटिस में अगर कोई केस आया हो और कार्रवाई ना हो। इस फाउंडेशन की बहुत अच्छी रेपुटेशन है। आप इसमें ईमेल भेज दीजिए सभी डिटेल्स के साथ में। आप स्वयं देखिएगा, आपको बड़े लोग हैं, स्वयं लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनसे मत लड़िए बड़े लोगों से, आप तो मैडम को ईमेल कर दीजिए, कार्रवाई पूरी अपने आप हो जाएगी। अगला प्रश्न अमन कुशवाहा जी का है। कई सालों से बिजली आउटसोर्स कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं मगर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जब आउटसोर्स कर्मचारी होते हैं उनके नियम, उनको जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती तभी वो आउटसोर्स पर काम करते हैं। आउटसोर्स के नियम कानून प्रक्रिया होते हैं। आप देखिए कि आउटसोर्स के जो नियम है उन्हीं के तहत कार्रवाई हो सकती है। उनको कोई भी ऐसे सरकारी नौकरी में नहीं ले सकता बिना किसी नियम कानून के। कृपा शंकर चौबे जी पूछ रहे हैं, हाउ कैन बी स्टॉप अनवांटेड कॉल्स ऑफ कंपनीज डिस्पाइट DND रेगुलेटरी गेट अनवांटेड कॉल्स, इज देयर एनी लॉ फॉर इट टू स्टॉप? डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी, आप सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करिए, सर्विस प्रोवाइडर को रिपोर्ट करिए और ऐसे जितने नंबर से कॉल आते हैं उनको ब्लॉक करिए। मेरे मोबाइल में भी करीब 1000 नंबर ब्लॉक्ड हैं जिनको करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर की भी परेशानी होती है, बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो कंपनी के नाम से लेकर इंडिविजुअल के नाम से लेते हैं और वो ट्रू कॉलर और कई जगह से नंबर्स निकाल कर लोगों को फ़ोन करते रहते हैं फॉर प्रमोशन। आप उन सब नंबर को ब्लॉक करते जाइए। आप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, ऐसे नंबरों पर कार्रवाई होगी। आफ्टर ऑल राइट टू प्राइवेसी भी होती है कि आप सोशल मीडिया में कोई आपका नंबर नहीं शेयर कर सकता है, लेकिन आपको खुद भी देखना है कि आप सोशल मीडिया में अपना नंबर शेयर करते हैं, फेसबुक पर शेयर करते हैं, तो उन नंबरों से लेकर या ट्रू कॉलर में आपका नंबर रहता है वहाँ से लेकर लोग अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं। सतीश जैन जी पूछ रहे हैं, डियर सर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी इन फ्यूचर? देखिए, जब कोई डेवलपमेंट होता है तो उसमें साइड इफ़ेक्ट होता है, ऑफेंसेस बढ़ते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है कंप्यूटर का, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का, 2G टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, 2D सिक्योरिटी सर्विसेज, 3D सिक्योरिटी पेमेंट गेटवेज, ये सब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे क्रिमिनल्स भी अपने को अपडेट करते हैं। लेकिन इतना है कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और ऐसा मेरा मानना है कि एनालिस्ट आपको हमेशा हैकर से आगे रखेंगे। हैकर्स अपना काम करेंगे लेकिन जो हमारे डेटा साइंटिस्ट हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो साइंटिस्ट हैं वो आपको हमेशा अपर हैंड देंगे और क्राइम हमेशा नीचे रहेगा। सतीश जैन जी पूछते हैं अगला प्रश्न, माई ब्रदर्स डॉटर डिड PG इन साइबर लॉज फ्रॉम भोपाल, though she was not engineering background.
इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन गेटिंग जॉब? नो प्रॉब्लम्स। उसकी जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन में साइबर लॉ का एक एडिशनल सपोर्ट मिल गया है और वो साइबर लॉ की उसकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको जॉब मिलने में फ़ायदा ही करेगा, घाटा नहीं करेगा। उसका जो बेसिक डिग्री है उस पर ही मिलेगा। साइबर लॉ करने से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेसिक LLB डिग्री, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको फुलफिल करना होता है। नीतीश वर्मा जी पूछ रहे हैं, प्लीज़ डू अ सेशन ऑन रिसेंट ऑल्टर्ड एजुकेशन पॉलिसी। ज़रूर करूँगा, आज समय कम है, मैं इसके लिए अलग से सेशन कर लूँगा। क्वेश्चन आंसर सेशन में काफ़ी समय चला जाएगा इसमें। सौम्या पांडे जी पूछ रहे हैं, सर कुड यू डू अ सेशन ऑन NEP 2020? जी ज़रूर करूँगा, जल्दी करूँगा। सार्थक बित्तल जी पूछ रहे हैं, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ब्रूटलिटी एंड बैड कंडक्ट ऑफ पुलिस इन इंडिया? सार्थक, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पुलिस का ओरिजिन हिंदुस्तान में क्या है। पुलिस हिंदुस्तान में गवर्न होती है 1861 के इंडियन पुलिस एक्ट से। 1861 में आप जानते हैं अंग्रेजी हुकूमत थी, और अंग्रेजी हुकूमत ने पुलिस क्यों बनाई थी 1861 में? आपको देखना पड़ेगा कि 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसको म्यूटिनी कहा गया था, उसके बैकड्रॉप पे हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि सिपाही म्यूटिनी हुआ था। जो हमारे सिपाही थे वो अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड थे और उन्होंने म्यूटिनी कर दिया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। इस सब को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए, इंडियन सिपाही की मदद से इंडियन पुलिस एक्ट बनाया गया था। मतलब हमको ही हैरेस करने के लिए हमारे ही पुलिस खड़ी करके एक एक्ट बनाया गया, जिसमें 1861, इसमें डुअल कंट्रोल दिया गया पुलिस के ऊपर, कि पुलिस में एक सार्जेंट होता था, जिसको आजकल RI बोलते हैं, वो पूरा डिसिप्लिन देखता था, वो हमेशा अंग्रेज होता था। और एक पुलिस का कप्तान होता था, वो भी अंग्रेज होता था। सार्जेंट पूरी पुलिस में अंग्रेज होते थे और सिपाही इंडियन होते थे। उन्होंने जो नियम कानून प्रक्रिया बनाई, उसमें पुलिस को इतना खराब बनाया कि पुलिस जनता से मिले नहीं, जनता पुलिस को हेट करे, और जनता पुलिस को हेट करेगी, जिससे जनता और पुलिस के बीच हमेशा खाई बढ़ती रहेगी। दुर्भाग्य है आज भी हम अपना एक इंडिया नहीं बना पाए। एक पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। नेशनल पुलिस कमीशन ने स्टेट्स को गाइडलाइंस भेजे थे, लेकिन बहुत सारे कारण हैं, आज भी अपना हिंदुस्तान का खुद का इंडियन पुलिस एक्ट तैयार नहीं हो पाया। जो अंग्रेज़ों का पुलिस एक्ट था, जो उनके नियम कानून थे, उसी चल रहे हैं। आप देखिए, पुलिस का चाहे जितना बड़ा अफसर हो, चाहे DGP हो, चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, लेकिन उसको अगर आप कोई बात बताते हैं एज एक्यूज्ड, तो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट इज़ नॉट एडमिसिबल। आप पुलिस से कुछ भी कहिए कि आपने चोरी की है, इसका कोई महत्व नहीं है। और वही चीज़ अगर आप एक कॉमन मैन को कहेंगे तो उसकी एडमिसिबिलिटी है। ऐसा जानबूझकर बनाया गया था कि पुलिस से हमेशा जनता को अविश्वास रहे। दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारी इंडियन मूवीज़ हैं वो भी पुलिस को बहुत ख़राब पोर्ट्रे करने लगे। जो विलेन्स हैं, जब वो पुलिस के रोल में दिखाए जाते हैं तो गले में पीछे चश्मा लगाते हैं, पान खाते हैं, शराब पीते हैं, 4 बटन खोलते हैं अपनी शर्ट के, और तब गुंडागर्दी दिखाते हैं। दाढ़ी बढ़ी हुई है, मूंछ बड़ी बड़ी, बाल बढ़े हुए, और किसी को अगर गाड़ी में बैठाना है तो वो उठा के उसको विंडस्क्रीन तोड़ के अंदर घुसेड़ देते हैं, ऐसा दिखाते हैं। तो इससे लगता है कि पुलिस बहुत ही ब्रूटल है। बहुत रेयर है कि अमिताभ बच्चन, प्राण, इफ्तिखार साहब या आमिर खान अच्छे रोल में, शशि कपूर पुलिस के अच्छे रोल में दिखते हैं, पुलिस की इमेज अच्छी दिखती है। ऐसी बहुत कम पिक्चर्स होती हैं। ज़्यादातर जगह इंडियन मूवीज़ ने, हिंदी सिनेमा ने पुलिस का बहुत दुर्भाग्य रहा है कि पुलिस को बहुत ख़राब तरीके से पोर्ट्रे किया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि पुलिस की ब्रूटलिटी नहीं होती, पुलिस की ब्रूटलिटी होती है। इसके कुछ इंटरनल कारण भी हैं पुलिस के। एक ओवरबर्डेंड होती है पुलिस, 24/7 काम करती है। पुलिस में रेगुलेशन के हिसाब से आप 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हो, 7 दिन। फटीग्ड हो जाती है, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप देखिए कि जो जेल के बैरक होते हैं, जिनमें क्रिमिनल्स रहते हैं, और जो पुलिस के बैरक होते हैं,
उसमें कितना अंतर है। जो पुलिस की डाइट मनी होती है वो कैदी से भी कम होती है। कैदी की डाइट मनी, बिकॉज वो करेक्शनल सेंटर्स कहलाते हैं, बहुत ज़्यादा डाइट मनी है। जेल के बैरक में साफ़ सफाई अच्छी होती है, रहने का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। जो पुलिस के बैरक होते हैं आप उनको देखिए कितने ख़राब स्थिति में रहते हैं, उसकी वाटर सप्लाई देखिए, उसका सैनिटेशन देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक फटीग होता है। दूसरा, पुलिस ज़्यादातर क्रिमिनल्स के संपर्क में आती है, अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं आती है। आपके संपर्क में नहीं आई, आपके संपर्क में जब पुलिस आएगी तो अच्छा व्यवहार करेगी, मिलेगी। ये लोअर लेवल पे, सीनियर लेवल पे पुलिस में बहुत अच्छा व्यवहार है। बहुत रेयरली सीनियर लेवल पर पुलिस की शिकायतें मिलती हैं। राजीव जैन जी कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू पब्लिश योर ऑल एपिसोड्स इन वेब मीडिया एंड मंथली प्रिंट मीडिया। बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी टीम से बोला है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर शिवा पटेल जी हैं, कि आपसे संपर्क करेंगे, आपको जो भी डेटा चाहिए होगा हम उपलब्ध कराएंगे। हमारा भी उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे, लोगों में अवेयरनेस आए, जिससे वो क्राइम के विक्टिम ना बन सकें, और अगर उनकी कोई समस्या है तो उनको प्रॉपर गाइडेंस पहुँच सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज केरेती साहब पूछ रहे हैं, सर गिव मी सम सजेशंस, आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। आप जरूर बनिए। बहुत सारे लेवल पर पुलिस में भर्ती होती है, कांस्टेबल लेवल पर, सब इंस्पेक्टर पर, डीएसपी पर और आईपीएस लेवल पे। सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आप बनिए। आप जिस लेवल पे आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप जो भी आपका टारगेट है, आप बनिए। मैं तो चाहूँगा कि आप आईपीएस बन जाएं, लेकिन जिस लेवल पर भी आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपकी जो क्षमताएं हैं, आप अपने को एसेस करिए और उसके लिए पढ़ाई करिए। इंडिविजुअल स्पेसिफिक लेवल का पूछेंगे तो मैं आपको स्पेसिफिक लेवल का बताऊंगा। मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं। एक किसी ने पूछा है, आई हैव इन्वेस्टेड इन अ हाउसिंग प्रोजेक्ट इन द्वारका न्यू दिल्ली अंडर द pooling policy of DDA. Now DDA declared that this kind of booking is fraudulent. So I applied for the refund and subsequently lodged a complaint in EOW Delhi. Please let me know if this is sufficient to get refund or will I have to go to court. Sir, in your opinion, police had to work under political pressure. आई हैव लॉज्ड अ कंप्लेंट इन रेरा 2। पहली चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपने, अगर डीडीए ने फ्रॉडुलेंट कहा है तो डीडीए ने फ्रॉडुलेंट कहा है तो किसको पैसा दिया है आपने? डीडीए को दिया है या किसी अन्य को दिया है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी दूसरे बिल्डर ने लिया है, फिर आपने रेरा में भी केस किया है। डीडीए भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है और गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल जाएगा। आपने रेरा में केस किया, रेरा को भी सेक्शन 17 के तहत कंप्लेंट केस दर्ज करने के अधिकार हैं और रेरा एक ऑर्डर पास कर सकती है जिसमें आपको ब्याज के साथ कंपनसेशन भी मिलेगा, आपका जो पैसा आपने जमा किया वो मिलेगा। आपके पास अदरवाइज 3 ऑप्शंस हैं। एक तो आप हाई कोर्ट से रेरा को डायरेक्शन करा सकते हैं कि 30 दिन के अंदर आपके केस को डिसाइड करें। दूसरा, 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट में सीधे केस लगा सकते हैं रिट पिटीशन के तौर पर डीडीए के अगेंस्ट, क्योंकि डीडीए भी स्टेट गवर्नमेंट की श्रेणी में आता है। तीसरी चीज़, आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, अथवा कंज्यूमर फोरम में भी आप केस लगा सकते हैं। इन 3-4 ऑप्शन में से आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या सूट करता है। ये जरूर है कि ईओडब्ल्यू आपको पैसा वापस नहीं देगा, क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो या तो रेरा से या कंज्यूमर फोरम से या सिविल सूट से या हाई कोर्ट से ही आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद आप सबकी उपस्थिति के लिए। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। अगले संडे फिर मिलेंगे 12 बजे। थैंक यू।